बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद, नए अंदाज, नई उमंग और एक नए दिन के साथ इस प्रोग्राम में खुशामदीद, जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग शाहजेब। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, और आप सबको भी गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले सुबहनामा का रुख करते हैं। सुबहनामा का रुख करते हैं और सुबहनामा में आज हम आगाज कर रहे हैं सियासी मामलात की। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ को हम वापस लेकर आएंगे। ये क्या बात हुई? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कभी वापस नहीं आना, उनको हमें ही वापस लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि बरतानिया के साथ मिलकर कानून साजी भी कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान उनकी तरफ से सामने आए और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत गिराना इनके बस की बात नहीं है। ये 3 साल से कह रहे हैं कि हुकूमत आगे नहीं चलेगी या नहीं होगी। वफाकी वजीर ने मिनी बजट पर भी वजाहत दी है, मिनी बजट के हवाले से भी उन्होंने बात की है और ये कहा कि ये बजट मिनी बजट नहीं है, इसको एडजस्टमेंट कहना चाहिए। Well, I will keep my comment reserved, but then again, कौमी सलामती पॉलिसी को पब्लिक करने का भी बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं सुबहनामा में। अब कुछ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात हो जाए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन की जो डेट थी वो अब आगे बढ़ गई, ऑलमोस्ट बिल्कुल मजीद 2 माह की ताखीर हो गई है और जो इसके इलेक्शन हैं मार्च में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन मुमकिन नहीं हो सकेंगे। सूबे में बल्दियाती हल्का बंदियों के नए शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसा कि हल्का बंदी का आगाज 31 दिसंबर से होगा। यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज और वार्ड्स की इब्तदाई फहरिस्त 15 फरवरी और हतमी फहरिस्त 24 मार्च को जारी की जाएगी। मतलब इसमें मजीद ताखीर की जा रही है, मार्च के बाद जाकर अब ये बल्दियाती इंतखाबात हो सकेंगे। अब हम रुख कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां पर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकलाए। हमने ये देखा वहां पर, और मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वो भी बंद हो गए, वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो गई थी। बिल्कुल हो गए काफी इलाके, जैसे कि स्कर्दू शारा पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जल्जले की झटके इस तरह बताने शाहजेब हुआ, तो लोगों में काफी खौफ और राज के बाद अब यह है कि कुछ जल्जले के बायस सूबे में इंटरनेट का सिस्टम, टेलीफोन कम्युनिकेशन का सिस्टम वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। बिकॉज इस तरह के जब हालात होते हैं, खैर दुआ ये है कि अल्लाह पाक सबको खैर और आफियत से रखे, सबसे जरूरी बात यह है। अब हम खेलों के मैदान का रुख तो करेंगे, लेकिन साथ ये आपको बता दें कि हमारे एक कॉमिक क्रिकेटर हैं शाहनवाज दहानी, जिनकी एक कामयाब सर्जरी हुई है कराची में, और डॉक्टर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि एक कंकर था जो उनकी नाक में फंसा था और उसको कामयाबी से निकाल दिया गया है। रिकवरी का पीरियड उनका चल रहा है इस वक्त, और उनको जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर शेयर की है, साथ ही पूरी स्टोरी भी उन्होंने लोगों को बताई, जिस पे लोग नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं, साथ साथ उनको दुआ भी दे रहे हैं। और ये मसला उनका काफ़ी अरसे से चल रहा था, जिसकी वजह से उनको सांस की दुश्वारी का सामना भी था। तो शाहनवाज दहानी की स्टोरी आपने सुनी। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज कामयाब दिफा करने में कामयाब हो गया ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 1 इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त दे दी है। तो ये कामयाबियां ऑस्ट्रेलिया की जो हम देख रहे हैं। इसके साथ आपको बताएं इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 68 रन पर पेविलियन लौट गई। बिल्कुल, और अब अगर क्रिकेट की खबर हो गई हो तो अब बाकायदा आगाज करते हैं। आज की जो पहला हमारी हम खबर जिस पे कर रहे हैं शाहजेब, वो है टैक्स स्टोरी के ऊपर। टैक्स चोरी के ऊपर बिल्कुल। अब बात करते हैं टैक्स चोरी से मुतालिक। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट टैक्स देते हैं और ना ही उनका नाम FBR में आता है। ये एक बहुत ऐसी खबर है जिसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ी परेशान हुई। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जनाब तकरीबन 1170 में से 161 अरकान ने अपनी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं दिया, ना ही टैक्स गोशवारे जमा कराए। ये बिल्कुल, ये अरकान पार्लियामेंट टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हैं, जबकि इन सब के असासों की मजमूई मालियत 35 अरब रुपए बनती है। ये बहुत बड़ी मालियत है। इनका टैक्स ना देना या जो गोशवारे हैं अपना वो जमा ना करवाना, ये एक वाकई बहुत अहम मामला है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टैक्स अली रहीम ने। उनसे हम बात कर लेते हैं जो हमारे साथ इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली रहीम साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। किसी भी रुकने पार्लियामेंट के लिए टैक्स गोशवारे जाहिर ना करना इंतहाई जरूरी है, बहुत अहम है। तो अगर कोई गोशवारे जमा नहीं कराता तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या एक्शन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिर्फ जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उसके अलावा भी सब लोग
जो भी टैक्सेबल होते हैं, जिनका आमदनी इतना है कि उनके ऊपर गोशवारा दाखिल करना ज़रूरी है, उन सबको जमा कराना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो पार्लियामेंटेरियंस और वो लोग जो कि गवर्नमेंट में किसी भी तरह इन्वॉल्व है, उनको दाखिल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात यह है कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि उनको ज़रूरी है कि नहीं है, ये बहुत आसान आपने सवाल किया है, जिसका मैं जवाब यही दूंगा कि जी सबको ज़रूरत है और उनको दाखिल करना चाहिए अपना। राइट सर, कवानीन क्या कहते हैं अगर कोई भी इस तरह का जिम्मेदार शख्स जिस तरह टैक्स जितना रुकन है, अगर वो लोग नहीं जमा कराते तो उनके क्या मतलब उनकी पोस्ट जा सकती है क्या? उनकी जो एक्चुअली जेडी है वो उससे वो मुअत्तल हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक टैक्स चोरी का ताल्लुक है, ये है कि अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखते हैं तो अगर कोई टैक्स चोर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर पेनलाइज या पेनल्टी प्रोविज़न लगती है। तो वो एक दफ़ा पेनल्टी प्रोविज़न लग जाए तो वो रुकनीत उसकी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये कि पेनल्टी दे के वो बच सकता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि वो तो आम आदमी के लिए तो ये सब सही है, मगर एक रुकन होने की हैसियत से जब वो हल्फ लेते हैं और उस हल्फनामे में ये भी कहते हैं कि जी हमने कोई गलत काम नहीं किया, गलत हमने कमाया नहीं है, तो अगर उसके ज़ुमरे में अगर आ जाए तो फिर उसकी रुकनीत ख़त्म हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा अक्तर साहब, ये बताएंगे टैक्स चोरी को रोकने और टैक्स की अदायगी को परवान चढ़ाने के लिए जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनका किरदार बड़ा अहम होता है इस मामले में? देखिए, ये असल में जो टैक्स का बेस बढ़ाने का जो काम है, ये शुरू हुआ था असली में अगर शुरू हुआ था जब से 2001 का ऑर्डिनेंस आया था, उस वक्त ये शुरू हुआ था। और उस वक्त से लोगों को ये कहा गया था कि जी आप टैक्स के ज़ुमरे में आए, अपना जो टैक्स बनते हैं वो दे दे। यहाँ जो मसला जो आता है वो ये आता है कि अभी तक मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि टैक्स देने के लिए माँ सिवाय वो लोग जो या तो गोशवाले ऑलरेडी दाखिल कर रहे हैं वो, या वो लोग जिनके ऊपर टैक्स कटौती हो रही है वो लोग जमा करा रहे हैं। मगर फिर भी जो टैक्स के गोशवाले दाखिल करने के लोग हैं वो अभी भी बहुत कम है इस मुल्क में। अगर देखिए ना, 22-23 करोड़ की आवाम है जिसके अंदर तकरीबन कोई 35 लाख लोग दाखिल कर रहे हैं, जो कि वो अगर उसका मुआवजा निकाला जाए तो तकरीबन 1.5% के करीब होता है। तो ये है कि अगर वैसे देखा जाए तो इनको कम अज़ कम अगर आप पाकिस्तान का हिसाब लगाएं तो कम अज़ कम 1 से 1.25 करोड़ लोग होना चाहिए जो गोशवारे दाखिल करें। राइट सर, कुछ अर्सा कबल तक FBI एक टैक्स डायरेक्टरी भी जो है वो शाया करती थी, अब जिसमें टैक्स चोरों का भी जिक्र होता था। अब ये बात कि डायरेक्टरी शाया होना अब बंद हो गई है, अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो उसे अब कैसे एक्सपोज किया जा सकता है? देखिए, अभी इस साल एक चीज़ के ऊपर काम हुआ था, वो FBR के लोगों ने ये किया था कि वो सेलिब्रिटीज़ या जो बड़े बड़े अदाकार वगैरह हैं उनको टीवी के ऊपर ला के उन्होंने उनको इंटरव्यू भी लिया था और लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि जी हम दाखिल कर रहे हैं, आप भी दाखिल करें। तो इस तरह का होना ये चाहिए कि जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान में, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं लोग, उस सब को टीवी पे ला के इनको सामने वो करना चाहिए कि जी आप लोग आए, अपना उसके ऊपर काम करें और वो बताएं कि जी हम टैक्स दाखिल कर रहे हैं, आप भी दाखिल करें अगर आपका टैक्सेबल आमदनी है तो। इसमें आपको एक बात और बताऊं कि अगर सीरियस एफर्ट अगर इस गवर्नमेंट ने किया, जो अभी कर भी रही है कि जी उन्होंने फाइलर नॉन फाइलर का भी चक्कर शुरू कर दिया है, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जो टैक्स गोशवारे दाखिल नहीं करेंगे तो उनका टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। अगर ये सब चीज़ मार्केट में अगर फैलना शुरू हो जाए तो मेरे हिसाब से
ज़्यादा लोग आए जाएंगे टैक्स में। बिल्कुल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हुकूमत इकदाम भी उठा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अवाम की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हर साल एक तारीख दी जाती है, उसमें तौसी भी की जाती है, उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो अपने रिटर्न फाइल नहीं करते। इस सोच को बदलने के लिए और इस अहमियत को समझाने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या इकदाम उठाने बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त? जितने भी हमारे लोग हैं जिनको आपको इंकरेजमेंट देना चाहिए कि जी टैक्स दाखिल करने से आपके फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो ये है कि आपका टैक्स कम लगेगा, जो इनकम टैक्स गोश वाले जो डिडक्शन ऑफ टैक्स होता है वो कम होता है। दूसरी बात ये, अगर आप गाड़ी ख़रीदें तो उसके ऊपर भी अगर टैक्स फाइलर है तो उसका टैक्स कम लगता है, घर ख़रीदे उसके ऊपर भी कम लगता है। मगर प्रॉब्लम क्यों? प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि ठीक है हमसे टैक्स ज़्यादा ले लो, मगर हम टैक्स के चुंगल में नहीं फंसना चाह रहे। जो चुंगल में फंसने वाली बात है ना, ये आपको पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि जी देखिए ये चुंगल नहीं है, ये एक्चुअली जब तक कि आप इनकम टैक्स के या कोई भी टैक्स का अगर वो उसके जहाँ तक उसका ताल्लुक है कि आप अगर उसके अंदर ज़्यादा तंग करने लगेंगे उन लोगों को जो रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो लोग भागना शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि जो लोग दाखिल कर दिया चाहे कम किया या ज़्यादा किया, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई बड़ी चीज़ उनको मिलती है तो वो अलग बात है। वैसे अगर छोटे मोटे अगर कोई अमाउंट अगर मिलता भी है तो उसको इग्नोर करके छोड़ देना चाहिए। तभी जाके आपको गुडविल क्रिएट करना होगा। एक दफ़े गुडविल क्रिएट हो जाएगा फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे टैक्स। बिल्कुल सर, ये तमाम इकदाम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। टैक्स एक्सपर्ट अली रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, और वाकई ये आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। टैक्स जमा कराने बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा मामला आपने देखा, और जिस तरीके से वो हमें बता रहे थे कि हुकूमत तो इकदाम उठा रही है, लेकिन आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारियां आप लोगों को निभानी है, और इसी तरीके से निभानी है कि आप लोगों ने रिटर्न फाइल करना है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये जो FBI की कैंपेन है उसका लकीली आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, तो वो देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि अब हम वाकई इस तरफ जा रहे हैं। और जब और देखकर खुशी होती है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में या जो प्रोविंशियल हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतने अच्छे इकदाम उठाती है कि दिल देखकर और सुनकर बाग बाग हो गया। और ये बात है KPK के स्कूल्स के हवाले से। बिल्कुल, और खैबर पख्तूनख्वा में हम हमेशा देखते हैं कि बहुत अच्छे इकदाम उठाए जाते हैं, खासतौर पर तालीम को फरोग देने के लिए। और इस बार भी ये बहुत अच्छी खबर है, खासतौर पर वालिदैन के लिए माया, जो कि बहुत परेशान रहते हैं। स्कूल वाले कभी फीस मांगते हैं, कोई इजाफी फीस, कभी कैपिटेशन फीस, कभी आपकी दाखिला फीस, तो इतनी हर किस्म की फीस से जो वालिदैन है वो परेशान रहते हैं। इसी का हल निकाला है अब खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने, और वो हल यही है कि अगर कोई जो माहाना फीस होती है आपकी ट्यूशन फीस, उसके अलावा कोई फीस मांगेगा तो उस स्कूल के खिलाफ, उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा कदम है जो खासतौर पर तालीम को फरोग देने के लिए उठाया गया है। और इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। सूबाई वजीर तालीम शहराम तरक्काई साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि वाकई बहुत अच्छा एक कदम है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, और खासतौर पर KPK गवर्नमेंट बहुत काम करती है तालीम को फरोग देने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो यही बताएगा कि इस फैसले पर अमल दरामद कब से होगा? जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये जो फैसला हुआ है बेसिकली ये तो हमारे 2018 में जब हमने रूल्स बनाए प्राइवेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के, उसमें बड़ा वाज़ेह था कि आपकी ये जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है और ये जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूल्स का, इसको बड़ा सिंप्लीफाई होना चाहिए। उसमें एक तो आप ट्यूशन फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, इसके अलावा आपकी एडमिशन फ़ीस वन टाइम अगर आप स्टार्ट में एक बच्चा स्कूल में एडमिशन हो रहा है तो आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हर साल एडमिशन फ़ीस, हर साल एनुअल फ़ीस, या वो जो बहुत सारी और फ़ीसें हैं जो साल के स्टार्ट में आप लेते हैं, तो उसको नहीं लेना चाहिए। तो उसमें चंद स्कूल थे जो ये काम जो हमारे रूल्स को मानते थे और वो नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जो इस तरह की चीज़ें करते थे। तो इसमें बड़ा उनके साथ डिलिब्रेशन, मीटिंग्स, लेकिन इसी दौरान कुछ पेरेंट्स उठ के वो कोर्ट चले गए, पेशावर हाई कोर्ट, और वहाँ पे उन्होंने रिट किया। पिछले दिनों फैसला आया, क्योंकि हमारे रूल्स में था, तो हमारे रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट पेशावर ने वो फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि आप एडिशनल जो आपकी चार्जेस हैं ये आप नहीं ले सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप ट्यूशन फ़ीस ले सकते हैं। किसी भी साल के दौरान आप कोई स्पोर्ट्स गाला, कोई टूर, कुछ करना चाहते हैं वो आप कर लें, और उसके बाद वो फीस का जो उसका स्ट्रक्चर, जो उसकी पेमेंट है, वो डिवाइड करके पर स्टूडेंट वो एग्जैक्टली उनसे फिर उसके बाद चार्ज कर सकते हैं। लेकिन
ओवर एंड अबव चार्ज नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। ऑब्वियसली हमारे तो रूल्स में था, लेकिन कोर्ट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन का जो है उसके ऑर्डर्स आए हैं, और ऑब्वियसली पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगा, बच्चों को उनके वालिदैन को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इसमें। बिल्कुल रिलीफ मिलेगा सर। इससे पहले मैं ये भी एक एडिशन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रिप भी जा रहा है, कोई टूर भी है, कुछ भी है, तो वो तमाम चीज़ें जो आपकी माहाना फीस होती है उसमें शामिल की जाएंगी। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी आजकल ये भी चीज़ें देख रहे हैं कि वो कुछ स्कूल बैग्स की मद में स्टाफ स्कूल जो उनकी कॉपीज हैं, उनकी स्टेशनरी है, उस पर अपना लेबल लगाकर, अपना लोगो लगाकर और इतनी ज्यादा कीमत वसूल करते हैं और आपको पाबंद कर देते हैं बच्चों को कि आपने यही खरीदनी है, इसके अलावा आप कुछ नहीं खरीद सकते, और उस मद में भी वो ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले। तो क्या इस हवाले से भी इसमें शामिल किया जा रहा है कि अगर इस तरीके से भी पैसे इकट्ठे किए जा रहे होंगे प्राइवेट स्कूल की जानिब से, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर हैं। कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली अगर वो अपने बुक्स बेच रहे हैं या उनके बुक्स के एक सर्टन बुक्स की उनकी डिमांड है, अभी तो सिंगल नेशनल करिकुलम हो गया, तो मोस्टली ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी पंजाब में, इस्लामाबाद में, केपी में। तो केपी का तो ये अभी 5th to जो प्रेप टू 5th जो है वो मसला तो तकरीबन हल हो गया है, 6th एंड अबव है ये इशू, लेकिन ऑब्वियसली इवेंचुअली वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। बहुत सारी कुछ बुक्स और कॉपीज़ और उनकी पेमेंट स्कूल्स लेते हैं, जो उनका मेरे ख्याल से, क्योंकि उसकी वो कोई एक्चुअल चार्जेस हैं वो तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये ओवर एंड अबव जो चार्जेस हैं वो ये नहीं ले सकते, वो भी ये गैर कानूनी हैं। किसी भी स्कूल का अगर खुदा न ख्वास्ता वो लेते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आएगा। डायरेक्टर इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे हैं वो फिर इसमें लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, डायरेक्टर पूछताछ कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा, और इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी के खिलाफ हो जाए। तो बड़ा खतरनाक सी बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइएगा सर कि इस फैसले पर जो इम्प्लीमेंटेशन होने से मैं समझती हूँ वालिदैन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपकी नजर में क्या, मतलब वो एक इमोशन भी है, ऑब्वियसली वो एक परसेंटेज भी है, कितना मतलब आपको लगता है कि उनकी लाइफ का जो फाइनेंशियल या एक इकोनॉमिकल उनको एक रिलीफ मिलेगा, उसका कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उनके लिए? देखिए मैं आपको मिसालें देता हूँ। हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, या बहुत सारे और जो हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, अक्सर डिस्कशंस होती हैं। हर साल तकरीबन कोई लाख रुपए अगर या 50,000 रुपए आपके एडमिशन फ़ीस ले लेते हैं, या आपकी फिर कोई एनुअल फ़ीस है उसका कोई नाम उनको दे के कोई 50-60 हज़ार रुपये या 30,000 रुपये जो स्कूल के हिसाब से वो लेते हैं। कहीं पे 1 लाख होता है, कहीं पे 20-30 हज़ार रुपये भी होता है। तो उस हिसाब से तो काफ़ी पैसे बनते हैं। देखें हर बंदा जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो पैसे देते हैं, उन पे तो वाकई उन पे बड़ा रिलीफ है उनके लिए। और केपी में तो क्योंकि कानून था हमारा और उसको इम्प्लीमेंटेशन की इजाज़त दी गई है कि 100% इसको इम्प्लीमेंट करें, ये ठीक है। देखिए कोविड भी है, फाइनेंशियल क्रंच हैं, ख़र्चे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से अगर आप एटलीस्ट बच्चों का जो सबसे रेगुलर और सबसे बेसिक पार्ट किसी भी फैमिली का एजुकेशन का सिस्टम है, और उसमें बहुत सारे बच्चे प्राइवेट पब्लिक के साथ प्राइवेट में भी जाते हैं, तो उनको तो बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि ओवरऑल इस तरह की चीज़ें कभी देखने को सुनने को मिली नहीं है पूरे पाकिस्तान में। जो केपी जिस तरह आपने कहा कि सारी उम्र हर उस चीज़ में, नई चीज़ में, बेहतर चीज़ में पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले वो इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, और एक बेहतर चीज़ करने को यहाँ को आपको मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी ये चीज़ें हम हर चीज़ को देखते हैं। हमारे स्कूल्स हैं प्राइवेट, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सर, ये इकदामात वाकई काबिल तारीफ हैं, और हम यही समझते हैं कि इससे बहुत बेहतरी आएगी, वालिदैन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन सर इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अमल दरामद नहीं करते, वो इग्नोर कर देते हैं चीज़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। फिर इतनी बड़ी तादाद होती है प्राइवेट स्कूल्स की कि उनको चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। तो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए और सबके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ताकि ये सब कुछ ना हो, और उसका फॉलो अप भी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है, या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सख्ती से?
देखें, एक तो स्ट्रेट अवे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ये तो बड़ा क्लियर है, सबको समझ आ जानी चाहिए। हाई कोर्ट पेशावर का जजमेंट है, रिसेंटली वो भी हुआ है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को ऑलरेडी हिदायत दे चुके हैं हम कि कोई भी कंप्लेंट हो वो उनके पास आएगी, उनका मेंबरशिप कैंसिल हो सकता है, उनके बोर्ड के हॉल्स कैंसिल हो सकते हैं, पेपर्स कैंसिल हो हॉल्स कैंसिल हो सकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। अगर आपके पास बच्चा पढ़ रहा हो और उसकी रजिस्ट्रेशन ही एग्जामिनेशन बोर्ड्स में ना हो तो कोई अपना बच्चा वहाँ पे क्यों एडमिट करवाएगा? ये तो बड़ा क्लियर है जो गवर्नमेंट फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी। और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली ये एक समझने की बात है कि प्राइवेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और इनके जो मालिकान हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए भी, उनके मसाइल सुनने के लिए भी यही बॉडी है। ये नहीं है कि उनके अगेंस्ट है, ये उनकी फेवर में भी है। कुछ चीज़ें हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि वो प्राइवेट स्कूल्स को भी देखे, लेकिन उनके बच्चों को और उनके वालिदैन, उनकी पढ़ाई और हर चीज़ को उसको देखे। तो उस चीज़ को देखते हुए हम बैलेंस रखते हैं। सारी उम्र हमारी कोशिश होती है कि ऑब्वियसली वो स्कूल्स हैं वो चल रहे हैं, कोविड के दिनों में साल बन रहे, फिर भी उन्होंने फीसें ली भी हैं, कहीं पे नहीं ली, किसी ने दी लेकिन उन्होंने टीचर्स रखे हुए हैं, उन टीचर्स को उन्होंने पेमेंट करनी है। तो एक बैलेंस रखने के लिए हम दोनों तरफ देखते हैं। लेकिन ये आजकल ये जो डिबेट है, ये जो फीस स्ट्रक्चर है, ये वाकई एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें बहुत बड़ी रिलीफ उनको मिलेगी इंशाल्लाह। और शुक्र अदा करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं और बेहतरी आ रही है। जबरदस्त। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और एटलीस्ट ये एक कदम तो उठाया गया है किसी सूबे की तरफ से। जब कोई कदम उठता है, कुछ आगाज किया जाता है किसी चीज का, तो फिर आगे चलकर उसमें बेहतरी भी आती है, वो बेहतर होती जाती है चीज। बिल्कुल सही कह रहे हो, बेहतर होती जाती है। और मुझे उनकी वो बात अच्छी लगी, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया शाहराम साहब, आपने वक्त दिया। और जो आपने एक बात कही ना, वो बहुत मेरे जहन में वाकई में, अगर सुनने वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप कुछ गलत करेंगे, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, आपकी जो बदनामी होगी, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपकी दुनिया में आपका नाम खराब होगा, आपके पास बच्चे आना बंद हो जाएंगे और कोई माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा नहीं। तो जनाब केपीके की गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा कदम उठाया। अब देखते हैं पाकिस्तान की मजीद जो जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो क्या सोचती है। तफसीलन हमसे बात कर रहे थे सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकई साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तफसीलन इस मामले पर बात की। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और महंगाई सिर्फ ये नहीं कि सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम ही आपको दिखाती है, महंगाई ये नहीं कि सिर्फ आम आदमी परेशान है, महंगाई से और कौन कौन परेशान है? अवामी नुमाइंदे भी बहुत परेशान है और मुख्तलिफ फॉरम्स पर हम देख रहे हैं कि आवाज बुलंद की जा रही है महंगाई के खिलाफ। इस तरीके से गुज़िश्ता रोज भी पंजाब असेंबली में महंगाई के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा कराई गई है। रुकने पंजाब असेंबली जो है रबिया नुसरत साहिबा, उन्होंने ऐवान को ये बताया है कि अंडे हों या इसके साथ चिकन हो और ये सब कुछ महंगा होता जा रहा है, चाहे सब्जियां हो, बेसिक्स है ना, सब्जियां हैं, मुर्गी, अंडे, जितनी भी चीजें जो बेसिक्स है, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें, वो महंगी हो गई। और उसके हवाले से जो है वो आवाज उठाई गई है और उसका क्या फिर रिजल्ट आया? और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई है, ऐसा कहा है रबिया नुसरत साहिबा ने। तो रबिया साहिबा ने मजीद क्या कहा है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन के लिए। रबिया साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही हम जानना चाहते हैं कि अवाम तो परेशान हैं, लेकिन जो अरकान हैं पंजाब असेंबली के या दीगर सियासी रहनुमा हैं, वो कितने परेशान हैं महंगाई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, महंगाई से तो हर बंदा परेशान है और नुमाइंदे भी ज़ाहिर है, वो भी घर गृहस्थी उनकी भी होती है, वो भी परेशान है। और महंगाई भी कोई कम नहीं है, महंगाई भी वो है जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हर बंदे के घर आती हैं और उसके बगैर किस्म का गुजारा नहीं होता। तो ज़्यादा जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो बहुत ही बेचारे मारे गए हैं
और इन्होंने वादा किया था कि गुर्बत ख़त्म करेंगे। तो मेरा ख्याल है गुर्बत तो ख़त्म नहीं की, गुर्बत बढ़ा दी है। और जो नौकरियों का वादा किया था वो नौकरियां लोगों की ख़त्म कर दी, लोगों को घरों में बिठा दिया, बेरोज़गारी बढ़ा दी और महंगाई इतनी अरूज पे कर दी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लोगों ने खुदकशियाँ करनी शुरू कर दी। ज़ाहिर है बच्चों को पढ़ाना भी है, घर का सौदा भी लेके आना है, सब्जियां भी लानी है। अब आप देखें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा, दालें महंगी हैं, यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ें हैं, सामान नहीं है। लोग जाते हैं, वो गरीब लोग सिर्फ एक चीनी लेने जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि जब तक आप घी और बकाया सामान नहीं लेंगे जब तक आपको चीनी नहीं मिलेगी। तो मैं कहती हूँ कि ये कौन सा कानून और कौन से ये हिकमत है कि लोग बेचारे पता नहीं मजदूरियां करके पैसा लेके जाते हैं और उनको कहा जाता है कि जी 2000 की चीज़ खरीदे तो चीनी मिलेगी। चीनी आप देख ले कहाँ पहुँच गई है। कहाँ पे चीनी 50 रुपये थी, आज चीनी जो है वो 120 रुपये मिल रही है। 148 मैं खुद लेके आई हूँ। अच्छा। तो ये मतलब मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। घी देख लें आप और दालें देख लें। एक गरीब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। अभी सर्दी आई है और अंडे देखें 200 पे चले गए हैं। मुर्गी देख ले, जो गरीब बेचारा आधा किलो मुर्गी ले आता था और बच्चों को खिला देता था, आज वो रो रहा है कि मैं आधा किलो भी मुर्गी क्या, मैं तो 1 पाव मुर्गी नहीं ला सकता। तो ये मतलब इंतहाई लग्जरी में आ गई। शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान में जी बिल्कुल। और नहीं, इनसे असल में प्राइस कंट्रोल नहीं है, इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा। तो मैं तो यही कहूँगी कि न्याजी साहब, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इस्तीफ़ा दे दें। आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, गुर्बत की तरफ, लोग मर रहे हैं। तो हम आपकी नारे और आपके धड़े और आपके कंटेनर को क्या करें। जो वादे आपने किए, बिजली जो है वो आप रोज़ाना हर महीने 4 रुपये 5 रुपये महंगी करते हैं। पेट्रोल आप कहाँ का कहाँ ले गए हैं, आप डॉलर कहाँ का ले गए हैं। IMF से आपने वादा किया है कि हर माह मैं बिजली भी महंगी करूंगा, हर माह मैं चीनी भी महंगी करूंगा, पेट्रोल भी, डॉलर भी। तो मैं समझती हूँ कि अगर यही कुछ हुआ तो मेरा ख्याल है कि गरीब उनकी वादे के मुताबिक गरीब नहीं बचेगा, गरीब वाकई नहीं बचेगा। और वो तो खून के आंसू रो ही रहे हैं, इन्होंने तो रुलाना था। तो इन्होंने वादे तो अपने ये वाले पूरे किए हैं कि लोगों को रुलाया, गरीब को पीछा। जी तो बहरहाल मैं तो यही कहूंगी कि आप प्लीज हमारी जान छोड़ दें। जी 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 जी, जी आपसे, आपकी बात से एक सवाल का मुझे एकदम से मेरे जहन में आया कि आप इतनी डिटेल में बता रही हैं कि कितनी कीमतें बढ़ गई हैं। अक्सर ये तासुर पाया जाता है, आम आवाम सोचती है सियासतदानों को महंगाई से क्या फर्क पड़ता है, उनको क्या पता क्या होता है। तो इन हालात में आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आई, कुछ फाइनेंशियल बजट्स को आपने कंट्रोल किया, कुछ अपने अखराजात को कंट्रोल किया, जरा आम आवाम को भी पता चले। जी बिल्कुल करना पड़ता है। मैं खुद सारा वो करती हूँ, मुझे पता है बाजार में क्या रेट चल रही है। मैं कोई बैठ के हवा में बातें नहीं करती, मैं भी एक आवाम का एक हिस्सा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं नुमाइंदा हूँ, अगर तो मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ। मैं उनकी आवाज़ के लिए असम्बली में आई हूँ, ईवान में आई हूँ। तो खुदा मुझे इसकी हिम्मत दे कि मैं आवाज़ उठा सकूं और मैं किसी गरीब के काम आ सकूं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बैठ के कह देते हैं घबराना नहीं। तो घबराना क्या मतलब, क्या घबराएं? घबराने का तो आपने छोड़ा ही नहीं है। हमारे पास ज़हन ही नहीं है कि हम घबराएं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि घबराना भी नहीं है, हम तो मर रहे हैं। आपने बैठ के सिर्फ यही कहा है कि कब्र में मिलेगा सुकून। तो मेरा ख्याल है अगर आपकी कब्र साथ हुई तो फिर सुकून भी नहीं वहाँ मिलेगा, फिर वहाँ पे भी सुकून नहीं है। अच्छा रबिया साहिबा, जिस तरीके से आप अल्लाह ताला हिदायत दे और हमारी जान छुड़वाए इससे, और इन्हें चाहिए इस्तीफा दे दे इज्जत से। अवाम में ये तासुर पाया जाता है कि सियासतदानों को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस आवाज बुलंद करते हैं, उसके बाद जो है उनको उनके अपने जो घर के मामलात हैं वो चलते रहते हैं, सही तरीके से चलते रहते हैं। तो मैं यही आज जानना चाहता हूं कि आपके जो घर के मामलात हैं, जैसे कि माया भी जिक्र कर रही थी, आपका पहले बजट कितना होता था और अब बजट में कितना इजाफा हुआ, महीने का जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया है। आप खुद भी घर का खर्चा उठाती होंगी, मार्केट जाती होंगी, जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं। तो पहले आपका महीने का खर्चा कितना होता था, अब कितना हो गया, ताकि आवाम को ये पता लगे कि सियासतदान भी परेशान है महंगाई से। देखिए पहले तो खाना पीना बहुत अच्छा होता था, हर चीज आ जाती थी। अब तो मेरा ख्याल है आप 10,000 लेके जाएं
तो वो 10,000 जो है वो तो 1,000 के बराबर है, क्योंकि वैल्यू तो ख़त्म हो गई है पैसे की। तो ये मतलब हम लोगों के लिए क्या, ये हर बंदे के लिए, हर गरीब के लिए, हर सफ़ेद पोश के लिए ये एक बहुत मुश्किल काम है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये नहीं संभाल सकते, और दूसरा ये देखें टीवी पे बैठ के इन्होंने शोर मचाया होता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप अपने अखराजात कम करें। और मेरा ख्याल है, मुझे याद है एक प्रोग्राम में एक बंदे ने, वजीर ने कहा था कि जहां आप 2 रोटी खाते हैं वो 1 खा लें। आप रोटी देखें कहाँ 6 थी और कहाँ 12 है, रबिया साहब आपके ख्याल में 8 थी और कहाँ 20 आपके ख्याल में हल क्या है? महंगाई को कंट्रोल किस तरीके से करना चाहिए, इसको काबू कैसे किया जाए? आप हुकूमत को क्या सजेशन देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं कि भाई इसको काबू करना है तो हमें ये तरीका अपनाना होगा? देखिए, हुकूमत ने अगर काबू करना है तो वो खुद मैदान में उतरें, जाके मंडियों में प्राइस जो है उनको कंट्रोल करें। जो पीछे से वो कहते हैं जी हमें महंगी मिलती हैं, तो वो जो पीछे से मगरमच्छ बैठे हुए हैं उनको पकड़ें, उनको जाके पकड़ के ये प्राइस जो है कंट्रोल करवाएं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि बैठ के वो आवाम जाती है खरीदने, गरीब जाता है, उसको कहा जाता है कि जी जाके मंडी पे कंट्रोल करे, वहां से कंट्रोल करे। तो वहां से किसने कंट्रोल करना है? उसने हुकूमत ने करना है। सही बात है। मैदान में उतरे, उतर के जाके ये मगरमच्छ बैठे जो अल्लाह रहे। मैं ये सोच रही थी कि जब आपने ये असेंबली में ये बात रेस की और आपने इस बात को शेयर किया कि भाई इस तरह महंगाई हो रही है और इतनी डिटेलिंग में आपने अपनी आवाज को जो है बुलंद किया, तो क्या रिएक्शन आया फिर वहां पर? आपका उसका कुछ रिएक्शन आया, कुछ आफ्टर इफेक्ट आया? पंजाब असेंबली में आपको सपोर्ट कितनी मिली? सपोर्ट मिली जी, कोई सपोर्ट नहीं करते अपोजिशन को, तो वो समझते ही कुछ नहीं है और बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। बल्कि हमारी तो जो तरीके अल्तवा और जो करारदाद होती हैं जो आवाम के लिए होती हैं, जो आवाज़ बुलंद की जाती है, वो तो खैर आती ही नहीं है, वो तो पेश ही नहीं हुआ करती। वो तो ऐसे होती है कि रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई हैं। तो हम तो जब तक हैं आवाज़ उठाएंगे अपने हक के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और फिर यही रिक्वेस्ट करूंगी, नियाजी साहब इस्तीफ़ा दे दें, नहीं कंट्रोल हो रहा। 3 साल में आपने बहुत कुछ दिखा दिया है और बहुत कुछ कर दिया है, आवाम को रुला डाला है। वो बेचारे गरीब के आंसू जो है वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे। ये गरीब का आंसू जो है ना वो बड़ी मार है अल्लाह की। अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से पंजाब असेंबली। और आपने हमें शो में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने तमाम बातें की। और यकीनी तौर पर जैसा कि आप बता रही हैं और हम भी रोजाना दिखाते हैं कि महंगाई तो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और आज सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम, जहां आपको लोग कहते हैं कि हम सिर्फ महंगाई की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कभी कभी महंगाई, डिप्रेशन, मेंटल चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस, हर तरह से कोशिश करते हैं कि देखने वाले हमारे किसी तरीके से हेल्दी रहें, चाहे वो मेंटली हो या वो फिजिकली हो। नहीं, हम महंगाई दिखाएं भी ना तब भी खुश रहने के बहुत सारे जरिए होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ना महंगाई से फर्क तो खैर पड़ता है, लेकिन यह है कि खुश भी तो रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि माया कह रही है कि मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और अपनी जिंदगी बसर करने के लिए, गुजारने के लिए। तो हमने गुज़िश्ता रोज एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया और आपसे मुलाकात करवाते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत से। तो आइए ये देखते हैं। तो जी, जिंदगी एंजॉय करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, बस दिल जवान होना चाहिए। तो ऐसी ही शख्सियत से आज हम मिलवाने जा रहे हैं। माया, मैं तो आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से मिलवा रहे हैं अपने आप से। मैं आपको किसी और से मिलवा रहा हूँ। और वो जो शख्सियत है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ इवेंट्स में भी जाते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, खासतौर पर उनकी वीडियोस आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। बहुत अच्छा डांस करते हैं और जब वो डांस करते हैं तो महफिल, कहते हैं ना, महफिल लूट, फैन हो जाते हैं और कह लगते हैं उस महफिल में। इसके साथ साथ उनकी वीडियो लोग जो सोशल मीडिया पर सार्फिन हैं बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, वायरल भी हो रही हैं। जो उनकी एनर्जी है, उस एनर्जी को देखकर लोग बड़े हैरान होते हैं कि इतनी एनर्जी ये कहां से लेकर आते हैं। तो साबिर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। सर बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआ है आपकी। सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ, आदाब। और मैं चैनल 92 का बड़ा मशहूर कि उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का। चलें, अब आप आए हैं तो हमें सबसे पहले तो ये बताएं, ये इतनी एनर्जी आती कहाँ से? अब बस ये जज्बा जो समझ लें
और कुछ थोड़ा सा शौक भी है। अच्छा। तो इस वजह से जो है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी दी है कि मैं काफ़ी कई घंटे स्टेज पर परफॉर्म करता रहा हूँ। अच्छा। जी, और मैंने 1968-69 से मैं स्टेज पर था। अच्छा। और उस ज़माने के जो मशहूर मारूफ फनकार हुआ करते थे उनके साथ मैं स्टेज प्रोग्राम करता था। मैंने डांस भी किए हैं, मैंने कॉमेडी भी की है, ड्रामे भी किए हैं मैंने स्टेज के ऊपर, और कंपेयरिंग भी की है, और वहीं से ये सिलसिला चलता रहा और काफ़ी अरसे करता रहा। फिर तकरीबन 75-76 में शादी के बाद मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर उसके बाद ये आपने अपने मरीज से छोड़ा था, आप छुड़वाया गया था आपसे? नहीं, कुछ थोड़ी मसरूफियात थी उसकी वजह से मैंने छोड़ा था। अच्छा। उसके बाद फिर एक मैंने तहरीक ज्वाइन की, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते थे वो बाकायदगी से प्रोग्राम करता था, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी शोहरत, नाम मिला, एक शनाख्त मिली वहाँ से। तो वहाँ से ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद अब जो भी कोई फैमिलीज में प्रोग्राम्स होते हैं तो सब मुझे ज़बरदस्ती खड़ा कर देते हैं कि आपने परफॉर्म करना है, और ऐसे करते करते वीडियो भी वायरल हो गई, और वो हो गया। उसी में वायरल, अभी मेरे 2 भांजों की शादी का सिलसिला चल रहा है। तो मेहंदी थी, तो वहाँ पे भी मैंने परफॉर्म किया, तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई। और उसके बाद जो है ना फिर लगातार उसके बाद क्या हुआ? सेटअप ठीक रहा? घर में रिस्पांस क्या सा था? नहीं, वो उसमें फैमिली मेंबर्स भी मेरे वहाँ मौजूद थे, सारे मेरे भाइयों के, उसमें नहीं कोई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं थोड़ा सा उस पे आता हूँ कि आपका प्रोफेशन, आपने आगाज अपना जो है वो अदाकारी से किया था, स्टेज परफॉर्मेंस से किया था, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि शादी के बाद फिर आपने छोड़ दिया, तो उसके बाद आप क्या करते रहे? उसके बाद फिर मैं जॉब वगैरह करता रहा, इससे थोड़ा सा मैं हट गया था। उसके बाद जब मैंने तहरीक ज्वाइन की और उसमें मैंने स्टेज पे प्रोग्राम्स किए, और वहाँ अल्लाह का शुक्र बहुत मुझे नाम और शोहरत मिली, तो उसके बाद से फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। और फिर जब भी कोई तहरीकी प्रोग्राम्स होते थे तो तहरीकी नगमों पे भी परफॉर्म करता था मैं, और उसके अलावा दूसरे जो गाने हैं, फिल्मी गाने, अंदर फनकार तो है ना, वो तो जिंदा रहता है, कैसे खत्म किया जा सकता है? कहना चाह रहा है कि अंदर का जो है ना वो कभी नहीं जाता। नहीं, अंदर का जो इंसान है वो जाहिर है वो तो जिंदा रहता है। और वही साबिर भाई, अपने जो स्टेप्स होते हैं आपके, आप मतलब खुद बनाते हैं या आप किसी को देखकर इंस्पायर होते हैं कि हाँ उसके स्टेप्स अच्छे तो मैं उसमें, या अपने से आप खुद बनाते हैं? नहीं, मैं कुछ थोड़े से मैंने देखे भी हैं। अच्छा। और कुछ जब मैं स्टेज पे प्रोग्राम परफॉर्म करता था तो उस जमाने में वहीद मुराद हिट हुआ करते थे, चॉकलेट हीरो। तो उनके जो गाने थे वो सारे हैप्पी सॉन्ग्स थे, उसको भी मैंने थोड़ा गाया, उससे भी थोड़ा मुतासिर हुआ मैं। और मैं डुइट डांस, जिस तरीके से फिल्म में वही बात और कपल जो होते थे करते थे, वो डुइट, मेरे शायद मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं मैंने दिए, तो मैं उस पर वो परफॉर्म करता था फीमेल के साथ भी। तो फीमेल कौन होती थी अक्सर? मुख्तलिफ फीमेल्स होती थी, तो उनके भाभी का क्या रिएक्शन होता था फिर? वो ये ज्यादा नहीं, ये ज्यादा जो प्रोग्राम हुए शादी से पहले के हुए, जब भी शादी के बाद छोड़ दिया। शादी के बाद हुआ, थोड़ा बहुत किया, लेकिन जाहिर है उन्हें ही पता था कि फनकार हैं, तो इसलिए तो फनकार हैं आप? जी, मतलब वैसे जहाँ बेसिकली ये है, अब वही तजर्बा है। और जब मैं तहरीक में आया तो यहाँ से जो मेरा एक जज्बा था, जो जुनून था, वो उसने मुझे और ज्यादा, और उसी की वजह से मेरा स्टेमिना रहा। तो मुझे पता ही नहीं चलता था, जो मैं तहरीकी नगमों में परफॉर्म करता था ना, तो मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इससे हट की बात करें, डांस एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जी, और डांस के थ्रू आप बड़े एक्टिव रहते हैं, कार्डियो बहुत अच्छा, कार्डियो भी बहुत अच्छा है। मेरे 1-2 क्लिप भी अभी उस पे चले हैं, जो अभी पाकिस्तान ने इंडिया को जो हराया था, और उसमें हमारे 2 ओपनर्स गए थे और उन्होंने जो उनकी फेटी लगाई थी 11 की, इसके ऊपर मैंने एक क्लिप बनाया है, और वो क्लिप डाला है वो गब्बर के स्टाइल पे। अरे कितने आदमी थे कोहली, सरदार 11, वो कितने आदमी थे कोहली, सरदार 2, कम बख्तो, वो 2 और तुम 11, फिर भी काबू ना कर सके, 152, फिर भी तुम काबू ना कर सके, तेरा क्या होगा कोहली, सरदार मैंने आपका नमक खाया है,
नमक खाया तो अब गोली भी खा, ये मैंने पूरी वीडियो बना के वाले वो इतनी पॉपुलर हुई। और मेरे माशाल्लाह 5000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं और कुछ इंडियंस भी है, वो वहाँ पे भी वायरल हुई। वहाँ उन्होंने जल्दी का काम कर दिया, एक तो वो हारे हुए थे, उसमें से ये चल गया। अदाकारी आप कर रहे हैं और अदाकारी आप माशाल्लाह बहुत अच्छी करते भी रहे हैं और आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है। अब आपका जैसे कि वीडियोस वायरल हो रही हैं, अभी दिल करता है जितनी मूवीज आ रही है नई, उसमें कोई आपको नया कैरेक्टर मिले या आप कोई अच्छे कैरेक्टर्स परफॉर्म करें, या आप कोशिश कर रहे हो कि आपको कोई ऐसा अब दोबारा से एक बार फिर आपका जो है वो कह रहे हैं कि शौक बढ़ गया हो कि यार अब मैं दोबारा से एंट्री देता हूँ मूवीज के अंदर या ड्रामास के अंदर? जरा मुझे ड्रामे की ऑफर आ रही है, वेरी गुड, टेलीविजन से भी आ रही है कि आप आके परफॉर्म करें। और मैंने नात और हम का सिलसिला भी शुरू किया है। माशाल्लाह, अगर आप कहेंगे तो हम भी मैं आपको थोड़ा सा सुना दूंगा। हम का भी मैंने सिलसिला शुरू किया है, हम भी पढ़ रहा हूँ, मैं नाते भी पढ़ रहा हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, सब तरफ ध्यान है। इसी तरह कंपेयरिंग भी मैं करता था, वो भी बड़े जज्बाती तहरीकी मैं कंपेयरिंग करता था, वो भी जज्बाती अंदाज में, तो उससे जो है ना लोगों का जोश खरोश और बढ़ता था। असल में आप साबिर भाई एनर्जी आपके अंदर बहुत है, आप खुद भी एनर्जेटिक हैं, आप जहनी तौर पे भी एनर्जेटिक हैं, बिल्कुल जिस्मानी नहीं, आप जहनी तौर पे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या मशवरा देंगे अपने एज ग्रुप के फ्रेंड्स को, कि आप लोगों को या जो साथ आपको देख रहे हैं कि भाई जिंदगी में चुस्ती बहुत जरूरी है, जहनी चुस्ती जरूरी है, जिस्मानी चुस्ती जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है और वो किस तरह आपको हेल्दी रखता है? और किसी का आपके लिए उम्र की कोई कैद नहीं। एग्जैक्टली बात ये है कि इस उम्र में भी आदमी को आगे, मैं चाहता हूँ आदमी को हमेशा खुशो खुश रहना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अच्छे अंदाज में। ये नहीं कि किसी उस तरफ एंजॉय करना। देखिए अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, हमें जिंदगी दी है, तो हम बजाय इसकी के रोना धोना और ये रखे, सही बात तो है। उसको जवान लोग जो है थके हुए बैठे, कुछ कर नहीं रहे, आदमी रोना धोना मचाया हुआ है। क्या आदमी जाए हंसी मजाक ये हर एक के साथ करना चाहिए। सुन रहे हो? ताकि कल को लोग याद तो करें हमें, ताकि कल को लोग हमें अच्छे याद तो करेंगे। अच्छा, मतलब माशाल्लाह एनर्जी थी। फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे, 4 बेटियां, चारों की शादी हो गई और 2 बेटे, उसमें एक की शादी हुई है, 3 माशाल्लाह मेरी पोतियां हैं और वो भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। वो जब दादा को देखती हैं कि भाई दादा की इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, हमारे दादा तो मशहूर होते जा रहे हैं, तो वो खुद भी आपको कॉपी करती हैं? घर पे भी बच्चे जो हैं वो आपके डांस स्टेप्स कॉपी करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो बड़ी खुश होती है। बल्कि अभी एक चैनल से कल भी मेरा इंटरव्यू आया था, 2 रोज पहले भी आया, तो उन्होंने घर में भी आके जो है शॉट लिए थे, तो उसमें मेरी पोतियाँ, मेरी नवासी लाहौर से आई हुई हैं शादी के सिलसिले में, उनके भी शॉट लिए, उनके भी क्लिप दिए उन्होंने उसमें, और वो भी उनसे पूछा कि दादा को देख के आप क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा हम तो एंजॉय करते हैं, खुशी होती है देखते हैं। ऐसा भाई कोई बैठे बैठे ऐसा कि स्टेप जो आपका बहुत फेमस हुआ और लोगों को बहुत पसंद होता हो, वैसा स्टेप कर सकते हैं? बैठ कोई डायलॉग स्टेप या कोई स्टेप आपका डांस करता हुआ? हाँ डांस अगर आप कहें तो क्लिप दे दें। अभी तो आपको यही फ्रेम बना हुआ है, तो यही फ्रेम बना हुआ है, बैठे बैठे तरह से बैठे बैठे आपको कौन सा है जो यूं हो या यूं हो या यूं हो? बहुत है, जैसे कोको कहने वाला है, उसमें ताली के साथ वो करते हैं, वैसे जो इस तरीके से परफॉर्म करके मैं करता हूँ, और इस तरीके करके, और ये तो ब्रेक डांस हो गया, नाग हो गया, तो मुख्तलिफ किस्म के हैं। ओके फाइन, वाओ वाओ। म्यूजिक कंपोजर भी है हमारे पास। क्या बात है, जबरदस्त, छा गए आप बैठे बैठे। बहुत शुक्रिया। आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे तमाम नौजवानों को जो कि उनको चाहिए कि आप जैसी एनर्जी उनके अंदर रहे जब वो जिंदगी में आगे बढ़ें और इस तरीके से लोगों के दिल जीतते रहें, खुशी फैलाते रहें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और अपने वालिदैन की खिदमत करें। पहली चीज़ उनके लिए ये नसीहत है, क्योंकि वालिदैन माँ के पैर के नीचे ही जन्नत है, तो वो करें। उसके बाद जिंदगी को एंजॉय करें, लेकिन अच्छे कामों में, ये नहीं कि बुरे कामों में पढ़ के वो एंजॉय करें सही तरीके से। और जब तक वो किसी को अपनाएंगे नहीं तो उनके अंदर वो जज्बा पैदा नहीं हुआ। मेरे अंदर जज्बा जो पैदा हुआ मेरी तहरीक से हुआ है, जो मैंने
उसको अपनाया और वहीं से मुझे नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो तहरीक इनक वो मैं परफॉर्म करता था, जबरदस्त। वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। जबरदस्त, तो वो जज्बा जब तक इंसान के अंदर नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता। जज्बा जज्बा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया साबिर भाई, बहुत शुक्रिया आप हमें आपने ज्वाइन किया और गुफ्तगू की बहुत ही मजेदार किस्म की, और जो एनर्जी थी उससे हमें भी एनर्जी मिली है। देखें मायो कितनी एनर्जी मिली है। मतलब उनका तो जो जज्बा था, उनका तो जोश था, उनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपका म्यूजिक बड़ा अच्छा था जो आप बजा रहे थे। और मैं से समझती हूँ कि जिंदगी जीने का नाम है, गुजारने का नहीं, और जिंदगी को जीना चाहिए। जिस तरीके से हमारे कल के मेहमान जो आए थे, मैं समझती हूँ उन्होंने जो है ना एक मैसेज बहुत बड़ा दिया। जैसे भी हालात हों हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, बिकॉज हाफ ग्लास अगर खाली होता है तो हाफ ग्लास फुल भी तो होता है। तो और उम्र जितनी भी हो, उम्र मेरी तरफ नहीं इशारा करो, उम्र जितनी भी हो मेरी तरफ इशारा करो। एंजॉय करना चाहिए, इंसान को एंजॉय करना चाहिए। और यही हंसते खेलते हम छोटा सा वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि हंसते खेलते आपने हमारे साथ दोबारा शामिल होना है। और सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम कर रही है आपका इंतजार, और छोटा सा एक वक्फा लेते हैं। अभी गए और अभी आए। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ और ऐसी स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आपको बताएं कि बरामदी सनत का पहिया चलाने के लिए पावर सेक्टर की गैस आज बहाल हो जाएगी। जिसे बंद किया गया था उसे खोल दिया जाएगा। घरेलू सार्फिन को गैस देने के लिए इसे बंद किया गया था, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इसे खोला जा रहा है। और इसके साथ आपको ये बताएं कि जो मामला थे वो इत्तेफाक राय से तय हो गए हैं, फैसला हो गया है। हुकूमत, सुई नदन और सनती शोबा इनके आपस में मामला तय पा गए हैं। तो एक अच्छी खबर आ रही है कि अब एटलीस्ट सनतें तो चलेंगी। एब्सोल्युटली, एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर है, जिसके हवाले से कि बढ़ती ही घरेलू जो इस वक्त तलब थी उसको भी देखा जाएगा इंशाल्लाह, और साथ साथ सनत को भी फायदा। और जो घरेलू सार्फिन है उनकी जो बढ़ती हुई तलब है उसे पूरा करने के लिए ये कहा जा रहा है तर्जुमान सुई नदन की जानिब से कि कोटे के मुताबिक ये गैस फराहमी की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं एक और अहम मामला नस्ला टावर का, जिसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो गया है। छापे मारे जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको पकड़ने के लिए। आपको ये बताने चले कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी जो तहकीकाती टीम है वो तश्कील दे दी गई है। छापे मारे जा रहे हैं। एसपीसी अफसर सफदर मक्सी, विलायत शाह और दीगर अफसरों के घरों पर छापे मारे गए। लेकिन इसके साथ ये बताना बहुत जरूरी है कि उस वक्त जब इसकी हतमी मंजूरी दी गई थी नस्ला टावर की, तो उस वक्त के जो डीजी एसपीसीएम मंजूर कादिर थे वो बैरून मुल्क फरार हैं। तो उनको पकड़ना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और कोशिशें की जा रही हैं। काउंसिल जनरल जापान ने किया ग्रीन लाइन कराची में सफर करने का इरादा। किसी को बताए बगैर लाइन में खड़े होकर, यानी कतार में खड़े होकर टिकट लिया, और जहां पर उन्होंने सारा सिस्टम देखा तो उनको देखकर लोग भी हैरान थे। इस खबर को पढ़कर हम भी हैरान थे कि वो चले गए ग्रीन लाइन का सफर करने। कितना अच्छा जेस्चर है ना, कतार में लगकर टिकट खरीदी, लाइन में लगे रहे, फिर उसके बाद ग्रीन लाइन में गए। मतलब यहाँ पर बात ये की जाती है कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं। किस किस्म के सिक्योरिटी के मसाइल यहाँ पर है कि इतनी सुकून से, इतने आराम से जापान के जो कौंसिल जनरल है वो आराम से घूमते फिरते रहे बस के अंदर। तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आप सब लोग भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो उन्होंने अभी इंजॉय किया इस बस राइड को। और इसके साथ ये बताया गया कि नुमाइश सुरंगी स्टेशन पर कतार में लगकर उन्होंने टिकट खरीदी और वो उतरे कहां जाकर, गोली मार स्टॉप पर। जबरदस्त। और इन्होंने कहा कि ये इस तरह की जो देखकर वो देख रहे थे सिस्टम क्या है कैसा है, तो जो लोग देख रहे हैं और जो लोग अब तक सिर्फ सोच रहे हैं ग्रीन लाइन को कि एक दफा हम देखेंगे जरूर जाके, अब सोचे नहीं, जरूर जाएं, ग्रीन लाइन का जरूर सफर करें ताकि आपको पता चले कि हमारा मुल्क किस तरह तरक्की कर रहा है। ये भी कहा कि ग्रीन लाइन बस जब मुकम्मल फाल हो जाएगी उसके बाद दोबारा सफर करूंगा। पहली दफा सफर नहीं मैंने किया, ये सफर चलता रहेगा, ऐसे आगे भी चलता रहेगा। और सफर अगर चल रहा है शाहजेब तो इतना भी नहीं चलना चाहिए, रोकना भी चाहिए थोड़ा सा, इतना ज्यादा सफर नहीं करना चाहिए। अरे बाप रे बाप, आप जिक्र कर रही हैं यकीनी तौर पर मरी का। ओह यस शाहजेब, 50,000 गाड़ियां। बिल्कुल, मतलब जितनी मरी की कैपेसिटी है, छोटा सा हमारा एक मरी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4,000 गाड़ियों की कैपेसिटी है वहां पार्क होने की। और तकरीबन गुज़िश्ता रोज की अगर बात करें तो 50,000 गाड़ियां वहां पर पहुंच गई।
इतनी ज्यादा ट्रैफिक को जो है वो पता नहीं किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। वहां की जो पुलिस है वही परेशान हो जाती है कि भाई इन लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे इनको हैंडल किया जाए कि ट्रैफिक ब्लॉक भी ना हो, जो रवानी है उसकी मुतासिर भी ना हो, जो लोग जाना चाह रहे हैं कहीं उनको अपनी मंजिल पर पहुंच सके। और खास तौर पर माया, जब बर्फबारी होती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ियां स्किट होने की और हादसा होने की। तो ट्रैफिक पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है सबको महफूज रखना, उस तरीके से ट्रैफिक की रवानी रखना। और इसीलिए वो हिदायत भी जारी कर रहे हैं कि जब आप वहां पर ट्रैवल करें तो जो चेन्स हैं टायर पर वो जरूर बांध दें। अगर आप बर्फ पर जो है वो सफर कर रहे हैं तो बर्फ में गाड़ी स्किट होने का खतरा होता है। मेरा ये मशवरा है कि जहां हमें अब ये बात पता चल गई है 92 जी न्यूज पर सवेरे पाकिस्तान में कि इस वक्त जगह नहीं है गाड़ियों खड़ी करने की, जो तादाद की गुंजाइश है उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त गाड़ियां वहां मौजूद हैं। तो खुदारा थोड़ा सा गुरेज करें जाने से, थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त एक्सीडेंट खुदा न खास्ता, इस वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, टेलीकम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें रुकावट आती है। तो मेरा ख्याल है थोड़े कहीं और का रुख कर लें, कोई और इंटीरियर में चले जाएं। कहीं रुकावट आती है लेकिन कहीं रुकावटें सारी दूर कर दी जाती हैं और मंजिल पर पहुंचा जाता है। और अब याद है शाह साहब, हमने कुछ गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में नोट किया था और ऑब्जर्व किया था, लोगों को दिखाया भी था कि बेसिक मेडिसिन हैं या जो जरूरियात की मेडिसिन हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर कैसे दूर होती चली जा रही है। बिल्कुल, हम देख रहे थे कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उससे लेके जो पेन किलर्स तक की कीमतें हैं अद्वियात की वो बढ़ती जा रही हैं, मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है और लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। और यकीनी तौर पर इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अवाम है एक तरफ वो परेशान है ही महंगाई से, लेकिन एटलीस्ट अगर उनको दवाई खानी पड़ भी जाए, अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ भी जाए, तो उनके लिए कम से कम एक पेन किलर खरीदना आसान होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने शेड्यूल जी पर नजरसानी ना की और मुतालबात तस्लीम ना किए तो उसके खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। यानी कि जो ये मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं वो अगर पूरे ना किए गए हुकूमत की जानिब से तो फिर एक तहरीक चलाई जाएगी। क्योंकि शाहजेब इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो ये कि ब्लैक मार्केट में जो है इस तरह मुंह मांगे कीमतों पे महंगी बेची जा रही हैं, ये तो बहुत अलग तरीके से फिर ये पूरा जो है ना पूरा रुख बदल जाएगा। तो इसी मामले पर हम मजीद बात भी कर लेते हैं। हमारे शो में ज्वाइन हमें किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन इमरान अनवर साहब ने। इमरान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो यही बताएगा ये शेड्यूल जी है क्या, और इसके साथ साथ अगर जो आप लोगों के मुतालबात हैं वो ना माने गए तो क्या कीमतें ऐसी ही बढ़ती रहेंगी और जो अवाम है वो पिसते रहेंगे? सर एक्चुअली इसमें जो आम पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बता दूं कि शेड्यूल जी जो है वो कुछ भी नहीं है और इसका कोई बेनिफिट जो है वो पब्लिक को नहीं है, सिवाय इसके कि केमिस्ट के कारोबार को डिस्टर्ब करने की एक साजिश है। शेड्यूल जी है क्या? शेड्यूल जी है कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है कि जी ये फलां मेडिसिन जो है ये मेडिकल स्टोर्स पे नहीं बेची जा सकती और फार्मेसी इसको बेच सकती है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक मेडिकल स्टोर है उसके बिल्कुल साथ फार्मेसी है, फार्मेसी से आपको 100% मेडिसिन मिल रही है और आप ये 40-60% मेडिसिन मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो वो मेडिकल स्टोर वाले का तो बिजनेस फिर खत्म हो जाएगा ना, आप लोग खुद भी उस मेडिकल स्टोर पे दोबारा नहीं चढ़ेंगे। तो ये शेड्यूल जी है, ये तकरीबन 2007 से हम पे लागू है। हम लोग ये बार बार मुसलसल निगोशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, और सबसे मज़ेदारी वाली बात इसमें यह है कि शेड्यूल जी जो है वो सिर्फ पंजाब पे लागू है, तीनों सूबों पे शेड्यूल जी का नफाज नहीं है। वहाँ का मेडिकल स्टोर फार्मेसी वाला दोनों इक्वल हैं, बराबर चीज़ें बेच सकते हैं, 100% मेडिसिन को राके सेल कर सकते हैं। लेकिन इमरान साहब, तो हमारे पुरानी जो लास्ट गवर्नमेंट इसका शेड्यूल जी पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो जो है अगर वो नहीं कर पाते तो बहुत से ऐसे इलाके होते हैं छोटे छोटे जहां पर मेडिकल स्टोर्स होते हैं, फार्मेसीज बाकायदा नहीं होती। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अवाम पे इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा। अब मुझे आप ये बताएं कि आप अपने सिटी से 10 किलोमीटर आउट जाते हैं तो वहाँ पे विलेजेस हैं, छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पे सर्विसेज कौन दे रहा है? मेडिकल स्टोर वाला आपको दे रहा है ना। वहाँ पे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाला फार्मेसी सेटअप नहीं है। वहाँ पे 24 आवर वहाँ पे फार्मेसी ओपन नहीं हो सकती। गाँव में, देहात में, रिमोट एरियाज में आप देख लें, पंजाब में, जनूबी पंजाब में चले जाएं, हर सिटी में चले जाएं, 10 किलोमीटर बाहर जाके आपको विलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सर्विसेज आपको कौन दे रहा है? बर वक्त और क्वालिटी ऑफ ड्रग और कंट्रोल रेट पे मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर वाला प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक साजिश है फार्मेसीज की और चेन फार्मेसीज की कि चंद हाथों में इस बिजनेस को जो है वो कैप्चर कर दिया जाए या रमाल बना दिया जाए और मेडिकल स्टोर्स बंद हो जाएं। आप देख लें कि हर बंदे का ये हक है कि 73 के आइन के तहत कि वो पाकिस्तान में आज़ाद शहरी पाकिस्तानी लाज के मुताबिक बिजनेस कर सकता है, अपना रोजगार कमा सकता है। तो ये लोग हमारे कारोबार को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये सिंस 2007 से ऑनवर्ड चल रहा है।
और इसके लिए हमने स्ट्राइक्स भी की इमरान हैं। साहब, आपने कहा 2017 कि का आपको याद होगा जो हमारी स्ट्राइक थी। जी 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 जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि इमरान साहब सही कह रहे हैं कि वाकई आवाम बड़ी परेशान हो जाती है और उसको जो है वो मुसलसल एक चैलेंज का सामना है। लेकिन अगर आप फार्मेसीज की बात करते हैं तो एक सवाल जहन में आ रहा है, इजाजत के साथ करना चाहूंगी कि इसका जिम्मेदार कौन है अगर कोई मेडिसिन जो है जिस पर लिखा हुआ है उसके लेबल पर कि उसको 20 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है और बाहर जो है वो 40 की जो है वो गर्मी हो रही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड की, और उसका टेम्परेचर अगर नहीं मेंटेन किया जा रहा, उसको उस एनवायरनमेंट में और टेम्परेचर में नहीं रखा जा रहा, उसका जिम्मेदार क्या हुकूमत है या फार्मेसी? जी, इस पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम ड्रग सेल लाइसेंस को अप्लाई करते हैं तो हमारे जो ड्रग की टीम है, ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं, वो उनको आके विजिट करते हैं फिजिकली। जो तमाम रिक्वायरमेंट फार्मेसी की है वो सेम रिक्वायरमेंट मेडिकल स्टोर की है। वहाँ पे फ्रिज का होना, एसी का होना, शीशों के दरवाज़ों का लगना और अंदर रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये हमारी जिम्मेदारी और हम लोग ये करते हैं। ये एक बिल्कुल एक फलसफा चेंज है। फ्रिज रखे जाते हैं लेकिन बहुत से फ्रिज खराब नहीं, अब आप मुझे बहाना कर देते हैं कि जी ये फ्रिज नहीं चल रहा, तो ये मामला तो आपके भी इल्म में होंगे यकीनी तौर पर। नहीं मैम, आप देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें 24 आवर लाइट प्रोवाइड करती है तो फिर हम लोग आपको 24 आवर कोल्ड स्टोरेज चेन जो है इसको मेंटेन करके देंगे। जब आपसे लाइट ही पूरी नहीं हो रही तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये 45 टेम्परेचर में आप इसको 25 पे ले आएंगे। लेकिन आप ये देख लें, मेडिकल स्टोर्स पे एसी भी हैं, फ्रिजेस भी हैं और कितनी आपकी इंसुलिन्स हैं वो फ्रिज में ही होती हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि ये कोई आपको ओवर हीट कोल्ड चेन स्टोरेज जो है वो मेंटेन नहीं है, इसमें ऐसे ही है। और आप ये देख लें कि आप शेड्यूल जी का नफाज तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है प्राइस इंक्रीज को तो कंट्रोल नहीं कर रही। हाँ एग्जैक्टली, आप प्राइस की भी आ रही, अगला सवाल ये आ रहा था प्राइस इंक्रीज जो है आपको एक छोटी सी आप लोगों को अंदाजे नहीं है मैम कि ये जो सूरत हाल करंट चल रही है, ये आप लोग तो चीनी और बिजली को, गैस को हम लोग सब रो रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तानी कौम। आपको अंदाजे नहीं है कि मेडिसिन की जो प्राइस दोबारा इंक्रीज हो रही है। रॉ मटेरियल्स ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में शॉर्ट हैं, ना चाइना से आ रहा है ना ये इंडिया से आ रहा है। एक्चुअली जो एंटी डैम्पिंग पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसको अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो एक बहरान पैदा हो जाएगा। ना सिर्फ मेडिसिन शॉर्ट होगी बल्कि मेडिसिन आपको जो है वो इंतहाई हाई रेट्स में मिलेगी। चाइना हमें दे नहीं रहा, इंडिया से हम मंगवा नहीं सकते। हमारे जो लोकल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं वो उसको रॉ मटेरियल को उस लिमिट में अपने प्रोडक्शन नहीं कर रही और वो ब्लैकमेल कर रही हैं। 600 रुपये वाला जो पैरासीटामोल साल्ट है वो 2800 में 3500 में वो दे रही हैं और वो भी ज़रूरियात के मुताबिक पूरा नहीं है। गवर्नमेंट इस पे अगर एक्शन नहीं करेगी, बड़ी अहम खबर है, महंगे दामों में, बड़ी अहम खबर है। इस पर आपकी हुकूमत से कोई बातचीत हुई है कि इस मामले को हल किया जाए? अगर इस तरीके से इसको हल नहीं किया जाता, इसके साथ साथ आपने एक ब्लैक मार्केट का इंकशाफ भी किया है, और क्या ब्लैक मार्केट की वजह से भी जो कीमतें उसमें इजाफा हो रहा है, ये तमाम मामलात हल होना बहुत जरूरी है आवाम के लिए खासतौर पर? लेकिन ये 3.5 साल से तो भाई अभी तक ये हल नहीं हुए, ना गवर्नमेंट संजीदा है इस इशू में। और आप ये देख लें कि जो 60 रुपए वाला पैक था वो 120 में, 120 वाला 200 मतलब 120 वाला 240 में हो गया। और आप ये देख लें कि आपका जो पैनाडोल का एक पैक था 240 रुपए जिसकी रिटेल थी, अब वो 1140 तक चला गया है। कैन यू बिलीव कि मतलब एक बंदा जिसको रोटी मिले ना मिले, उसने 3 टाइम मेडिसिन खानी है, तो ये कहाँ से खाएगी पब्लिक सर? ये मुझे मतलब ये लम्हे फिक्री है हमारे लिए। और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नेगोशिएशंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल पॉलिसी मिल जाया करता था। अब तो ये है इमरान साहब, पहले तो होता था कि डिस्काउंट मिल जाया करता था, जो लोग नहीं होते थे कि हाँ भी चलो हम इतनी दवाएं दे रहे हैं तो चलो डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट का इशू जो है मैडम वो भी इस तरह खत्म हुआ है कि गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से जो बजट गुजरा है, लास्ट बजट, इसमें 1% एडवांस टैक्स लगा दिया है मेडिसिन पे। और आपके जो वजीर खजाना है वो ऑन एयर लाइव कह रहे हैं कि जी मेडिसिन इससे इस्तिस्ना है, मेडिसिन पे एडवांस टैक्स नहीं लगाया जा सकता, पूरी दुनिया में नहीं लगा। इन्होंने लगाया है तो अपने अखराजात को कंट्रोल करने के लिए फार्मेसीज ने, मेडिकल स्टोर्स ने जो 7 से 8% आप लोगों को पब्लिक को हम रिलीफ देते थे वो उसको बंद कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सिर्फ 1% एडवांस टैक्स के चक्कर में 8% का टैक्स जो है वो आवाम पे डल गया। मेडिसिन महंगी से महंगी हो रही है। इमरान साहब, अगर आप लोगों की तजवीज नहीं मानी जाती, हम लोग जिम्मेदार और ये मामलात ऐसे हल ना हुए तो क्या जाना फिर आवाम ही भुगतेगी, आवाम को ही अदा करना पड़ेगा सब कुछ?
जी अल्टीमेटली आवाम को, लेकिन आप ये देख लें कि लास्ट क्वार्टर जब से ये इन्होंने 1% एडवांस टैक्स लगाया है, हमारा बिजनेस जो है 50% रह गया है। हम लोग आपसे ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, और जब ये प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख रह जाती है, क्योंकि आगे पुरानी गवर्नमेंट्स जितनी भी थी, कोई अगर प्राइस इंक्रीज होती तो 100 रुपीज़ वाला पैक जो 105 रुपए का होता था, अब तो 100 वाला पैक जो है 350 का हो रहा है, 400 का हो रहा है, और हम लोगों को कोई इंटीमेशन नहीं होती। जब स्टॉक हमें डिलीवर किया जाता है मार्केट्स में, रिटेल फार्मेसीज में, मेडिकल स्टोर्स पे, तो हमको उस टाइम पता चलता है कि ये जो है इसकी प्राइस इतनी बढ़ के हमें आ रही है। कोई पॉलिसी नहीं है, डेली के रेट्स हैं मेडिसिन के भी, जैसे ये आलू, गोभी, मटर वगैरह, घी वगैरह ना, ऐसे ही होगी है मेडिसिन भी अब। अच्छा, वैसे वही बात है, घूम फिर कर अल्टीमेटली तो बात आवाम पे ही आती है ना, आवाम पे ही मसला आ जाता है कि हम लोग ही तो पिसेंगे ना, खरीदना तो उन्हीं को ही है। लेकिन इसके साथ मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जैसे कि कोविड के दिनों में ये बड़ा तासुर पाया जा रहा था जी इमरान साहब, कोविड के दिनों में बड़ा तासुर पाया जा रहा था कि फार्मेसीज और जो केमिस्ट हैं वो आजकल बड़ा पैसा बना रहे हैं, अब बहुत तरीकों से पैसा कमाया जा रहा है। पहले तो इस तासुर के बारे में बताइएगा, और दूसरी बात ये कि आप लोगों के हालात कितने खराब हुए, आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खासतौर पर फार्मेसीज को, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, इन सब। जी इस पे ये बिल्कुल तासर गलत है कि हम लोगों ने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर लिया है। ये कौन सा कोई सूत्र है या कोई ऐसी मसाला जात है कि इसको हम लोगों ने जब ज़रूरत पड़ी तो हमने डबल रेट कर लिया। हमारे जो हर पैक है मेडिसिन का, उसको आप पकड़ के देखें तो उसके ऊपर एक रिटेल प्रिंट है। अगर उस रिटेल प्रिंट से ऊपर मैं 1 रुपया भी उसको बेचूंगा तो मुझ पर FIR होगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फार्मेसी, कोई मेडिकल स्टोर, कोई होलसेलर या हमारा फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर उसको ओवर प्राइस पे बेचे। दूसरा ये कि एक्टिमरा एक इंजेक्शन था, उसकी बहुत उस वक्त डिमांड थी, पेशेंट्स की लाइफ कट केस थे सारे, तो वो जब एक चीज़ ही आपको 250-300 पैक ही पाकिस्तान में पर डे आ रहा है बाहर से, और पेशेंट आपके पास हैं हज़ारों में, लाखों में, तो वो तो ओवरऑल फिर शॉर्टेज गवर्नमेंट की थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि एक्टिमरा शॉर्ट हो रहा है, फिर इन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। फिर हमारे प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर से लेके गवर्नमेंट ने अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में सप्लाई देना शुरू की, लेकिन वो भी चंद दिन तक चली और वो भी लोगों को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद आप देखिए हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने कितना बड़ा स्टेप लिया है कि एक इसमें कोविड में इंजेक्शन नया इंट्रोड्यूस किया गया रेमडेसिविर के नाम से। उसकी प्राइस 6,000 रुपया थी, लेकिन वो 2,000, 2,100-2,200 में आप लोगों को मिलता रहा, मतलब पेशेंट्स को मिलता रहा है। तो ये हम लोगों ने तो बहुत सर्विसेज आपको दी हैं, और आप देख लें कि कोविड के दिनों में लॉकडाउन था, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करता रहा। या खैर, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, तफसीलन बात की। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, और इस मामले पर बात करना थी भी बहुत जरूरी। माया, आई कम्प्लीटली अग्री, और हमारी अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी थी। अभी और भी बहुत सारी जरूरी बातें बाकी हैं, रहिए हमारे साथ। उस पाकिस्तान में शाज़ेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। पानी अल्लाह की एक नेमत है और अजीम तोहफा भी है, एक अनमोल तोहफा है, और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी अगर हम सब लोग निभाएं तो किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है। मतलब आप इनफरादी हैसियत में भी अपने घरों के अंदर भी जब पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वॉशरूम में होते हैं या अपने घर के बाहर होते हैं, गाड़ी धो रहे होते हैं, तो कुछ कैलकुलेटेड करके AC का पानी है वो इस्तेमाल कर लिया जाए, जो पानी बह जाता है उसको स्टोर कर लिया जाए। इस तरीके से बहुत सारा पानी बचाया जा सकता है। पता है शायद मेरा मतलब सीरियसली मुझे साइकोलॉजिकली, क्योंकि बचपन से एक आदत है, वो अम्मा ने घुट्टी में डाल दिया है। घर में अगर कहीं में टप 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 आवाज भी आती है ना, मैं भागती हूँ, पानी कहाँ गिर रहा है, पानी कहाँ जाया हो रहा है। इतना डर हो गया है कि एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा। वो डर ऐसा खौफ सिस्टम में बैठ गया है कि एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा। हम इतने खर्चे करते हैं, हमने अपनी लाइफ में इतने जो एक लग्जरीज को अपनाया हुआ है, हमें एक किस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। और ये जो सिराज इस वक्त काम कर रहे हैं, इट इज सो कमेंडेबल, इट इज सो, वी नीड टू अप्रिशिएट। और लोगों को आना चाहिए इस तरह के काम में, है ना? हम सबको करना चाहिए, है ना? हम जो भी ये काम कर सकते हैं उन सब के लिए, उनका अपना भी फायदा है इसमें और दूसरों का भी फायदा है। आप आने वाली नस्लों के लिए भी पानी बचा सकते हैं। और इसी तरीके से सिर्फ पानी नहीं, हर चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घरों में बिजली अक्सर हम देख रहे होते हैं इजाफी जल रही होती है, उसका भी ख्याल रखें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, कि आपकी इजाफी बिजली भी जाया जो हो रही है वो भी ना हो, जो पानी जाया हो रहा है वो भी ना हो, जो गैस जाया हो रही है वो भी ना हो सके, ताकि हम सब मिलकर, हम देखते हैं हमारे मुल्क में
मुख्तलिफ किस्म के बहरान तो आते ही रहते हैं, जो हम यकीनी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर आपको बता रहे होते हैं, कभी इसका बहरान है, कभी उसका बहरान है, लेकिन हम खुद भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस तरीके से पानी हो, गैस हो, बिजली हो, सब कुछ बचाने की कोशिश जरूर करें। क्यों ना करें कोशिश, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली। शाहजेब, मैं बहुत इंट्रीग्ड हूं सिराज से आपके तो आपके सवाल का जवाब सुनने के लिए कि आइडिया कहां से आया, कहीं से इंस्पायर हुए थे या खुद ब खुद उनको ये किसी बड़े ने कहा। दूसरा मुझे सवाल इनसे करना है कि अब तक कितनी मसाजिद का पानी जो है वो बागबानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ताकि क्योंकि देखें अब आप ये साइकिल देखें, अब आप जिंदगी का साइकिल देखिए कि पानी पहले सबसे पहले किसी के इस्तेमाल में आया, वजू हुआ, वजू से वो आगे निकला, बाग की तरफ गया, बाग की तरफ गया, पौधों में गया, पौधों में गया, पौधा बड़ा हुआ, पौधों की एक और जिंदगी, उसकी नशोनुमा, उसका पानी का एक सिलसिला है जो सवाब का शुरू हुआ है। अंदाजा नहीं लगा सकते हम, सीरियसली, सो अनबिलीवेबल। एक्चुअली मैं समझती हूँ शाहजेब, आज हम भी देखेंगे जहां जहां पानी जो है ना हम बचाएं। बॉटल्स में पानी बच जाता है, पानी जो है वो आप लोग पीते हैं, वो पानी जो बच जाता है उस पानी को, बॉटल को फेंक ना दिया करें, नल को जो है वो ड्रेन ना कर दिया करें, उसको किसी पौधे में डाल दें। आपके चाय का पानी, पत्ती कितनी अच्छी होती है, पत्ती में आप पानी डालें, आपको बचा हुआ कोई भी पानी या पत्ती डाल दें, वो पत्ती जो है पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। डू यू नो दैट? अच्छा, प्लांट्स के लिए, हाँ, प्लांट्स के लिए पत्ती, चाय की पत्ती बहुत अच्छी होती है और उससे जो है बेसिकली उसको स्ट्रेंथ भी मिलती है, उसकी वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पत्ती उग तो नहीं जाती इसमें? नहीं, पत्ती नहीं उगती, पत्ती नहीं उगती, बट सीरियसली एक्चुअली उसको जो है वो बहुत ज्यादा उसकी हेल्प होती है। प्लस ये कि आपका बचा हुआ पानी है, आपका कोई जूस है, आपका जो है वो चाय है, आपका कहवा है, किस तरह का भी पानी है, इस तरह शाहजेब ने कहा एसी का पानी है, आप अपने जो पेडिक्योर मैनिक्योर्स करवाते हैं, सैलून्स में जाते हैं, वो तमाम चीजें जो पानी होता है उसको ड्रेन करने के बजाय किसी पौधे में डाल दें, बाहर क्यारी में डाल दीजिए, जो है वो गमले के अंदर डाल सकते हैं, किस तरह भी आप उसको। अच्छा, दुनिया भर में वैसे भी आपका ये रुख भी बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह दुनिया भर में जो रेन वाटर होता है उसको भी स्टोर किया जाता है और पानी को इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाहौर में हमने एक प्रोजेक्ट देखा था जो एक शुरू हुआ था, उन्होंने ये किया था कि जो रेन वाटर था उसके स्टोरेज के बहुत बड़े बड़े वहां पर उन्होंने जो रूम्स बनाए थे, वहां पर उसको स्टोर किया गया और स्टोर करने के बाद जो वहां की पार्क्स हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, PHA है, वो मुख्तलिफ पार्क्स में उस पानी को इस्तेमाल करती है। तो ये तो हम बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर भी इस तरीके से पानी बचाया जा सकता है, रेन वाटर सेव किया जा सकता है, इस्तेमाल शुदा पानी बचाया जा सकता है। जबरदस्त आइडिया है मुझे शाहजेब तुम्हारी बात से, और वो ये है कि सुबह सवेरे पाकिस्तान का जो पेज है फेसबुक पर, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें आपने पानी सेव किया हो, आपने किसी क्यारी में डाला हो या किसी पौधे में डाला हो, उसकी छोटी सी वीडियो, चंद सेकंड्स की वीडियो बना के आप हमें इनबॉक्स कीजिए या भेजिए, या आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का फेसबुक के पेज को टैग कीजिए और हम आपकी वीडियो जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आज से ये एक अच्छा सा जो हमने आज सेगमेंट करने की कोशिश की वो सिर्फ एक कदम और एक इरादा, और अगर इसमें आप भी शामिल हो जाते तो सवाब का सवाब हो जाएगा और अवेयरनेस की अवेयरनेस हो जाएगी। बिल्कुल, इस तरीके से बच्चे भी सीखेंगे किस तरीके से हमने पानी को बचाना है। तो अब सिराज आ चुके हैं। बिल्कुल शहरो सिराज, हम मुसलसल आपका इंतजार कर रहे थे, हम आपसे जानना चाहते हैं और हम यही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपको आइडिया आया, आपने इसका आगाज किया, अब जरा बताइएगा कि किस तरीके से पानी बचाया जाता है, कितना पानी बचाया जाता है? सर, जैसा कि आपको पता है कि कराची शहर के अंदर लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, तो हमने पहले जब सोचा कि अपने इलाके में प्लांटेशन करने का, तो महकमा बागात और डायरेक्टर के पास गए, हमने उनसे बात की कि हम यहाँ प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, दरख्त लगाना चाह रहे हैं, पूरा जंगल, मसनूई जंगल बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आप सब कुछ तो कर लोगे, पर ये बताओ पानी कहाँ से लाओगे? वहाँ तो पीने को पानी नहीं आता, 15-20 दिन बाद तो लाइन में पानी आता, और अहले मोहल्ला के भी ताफुसात थे कि यहाँ पे पीने को पानी नहीं है, अगर आप यहाँ 500 पौधे लगा देंगे तो इनको पानी कहाँ से देंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो हमारे जहन में खुद ब खुद ये ख्याल आया कि क्यों ना इस वजू के पानी को हम यूटिलाइज कर लें। तो हमने कोशिश किया और कुछ खर्चों के ऊपर 2-4 हज़ार रुपए खर्चा हुआ और वजू का पानी जो है हम ग्राउंड में लेकर आ गए और उसकी नहरें बना दी हमने वहाँ पर, कुछ नहीं करना पड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधे आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे तो खुद ब खुद ग्रो हो रहे हैं। और डिटेल्स वैसे ही आप शेयर कर चुके हैं। अब ये पानी से ये पौधे हैं, अब इससे ये फल भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, फूल भी देंगे, बिल्कुल हमारे। बेशक। अच्छा, ये बताइएगा शरोज के अब तक कितनी मसाजिद का पानी जो है वो इस बागबानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या किया जा चुका है? मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा मीडिया की टीम्स का, आप लोगों का, कि आप लोगों ने इसको कवरेज दी, प्रमोट किया। तो इससे मेरे नॉलेज में तो नहीं आया, पर मुझसे लोग राब्ता करते रहते कि आपकी ये वीडियो आपसे इंस्पायर होंगे। बिल्कुल, आपकी वीडियो देख के हमने भी अपने मस्जिद के अंदर ये काम किया। हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह 4 मस्जिद के अंदर ये काम कर चुके हैं, जिसके मस्जिद का पानी जो है हम फॉरेस्ट में लेके आ चुके हैं। बाकी उसके अलावा लोग हमसे मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान शहर से राब्ता करते रहते हैं, यार ये काम हम भी कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले लोग हमसे मिले कि हमारी सोसाइटी में मस्जिद बन रही, तो आपकी हमने वीडियो देखी थी कि वजू के पानी को सेव करना, तो हमने टैंक बना दिया है, तो हम वहाँ टैंक में पानी जमा करते हैं, देन ये जो गार्डन का एरिया है तो हम उस पानी को वहीं यूटिलाइज कर लेते हैं।
जबरदस्त जबरदस्त। और हमने आज ये कह भी दिया कि अगर कहीं भी कोई भी ये सेगमेंट और आज हमारा शो देख रहा है तो वो जरूर कोई ऐसा वीडियो बनाए जिसमें वो पानी का बचाने का या उसको रीयूज करने का हमारे साथ शेयर करे, तो ये एक तरह से एक मुहिम शुरू हो जाएगी ना शरोज? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसा कि हमें एक वो पेशेंट को भी पिट किया जाता है कि पाकिस्तान या कराची के अंदर आने वाले 15 से 20 सालों बाद पीने का पानी नहीं रहेगा। तो अगर हम अभी से एहतियात करेंगे तो शायद हम अपने आने वाले नस्लों को अच्छा पानी दे सकें। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी सोच है शरोज। और सलामत रहिए, खुश रहिए और इस तरह के नेकी के काम करते रहिए और इंशाल्लाह सुबह सवेरे पाकिस्तान भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरोज सिराज थे। बिल्कुल, शरोज ने जिस तरीके से हमसे शेयर किया, ये आइडिया आप लोगों को भी अपनाना चाहिए। तो ये आइडिया हमने देख लिया। अब हम कुछ पाकिस्तान के जब हम सैर करते हैं तो हमें खूबसूरती तो नजर आती है, इसके साथ हमें और बहुत सारी ऐसी जंगली हयात भी नजर आती हैं, तो देखकर हम बहुत खुश होते हैं कि उनकी बका के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत खास तौर पर ऐसे इकदामात उठा रही है कि ऐसे जो तमाम जंगली हयात हैं उन्हें बचाया जा सके। संजीदगी से इसके हवाले से इकदामात लिए जा रहे हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी अक्सर वीडियो शेयर करते रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो शेयर की स्नो लेपर्ड्स की, जो बहुत खूबसूरत लेपर्ड्स थे और वो बता रहे थे इसी बारे में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में नायाब नस्ल का बर्फानी जो लेपर्ड है वो देखा जा सकता है। इसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई, किस तरीके से हमारे इन मुख्तलिफ इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान के ये लेपर्ड्स बसते हैं। और ये स्नो लेपर्ड्स मुझे तो वैसे बहुत खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं। और हम कल ही जब ऑफिस में बैठे हुए थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने किस किस तरह के चट्टान, किस किस तरह के मौसम और किस किस तरह की वाइल्ड लाइफ हमारे मुल्क में अल्लाह ने अता की है कि वाकई में ये तो दुनिया में लोग ढूंढ ढूंढ के जाते हैं और अल्लाह ने हमें अता किया हुआ है। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं मजीद। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद WWF के गिलगित में रीजनल डायरेक्टर हैदर रजा साहब। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हैदर साहब, सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ ये वीडियो देखकर कि हमारी जो जंगली हयात हैं उन्हें किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, खुसूसी इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि ये ऐसे ही कंटिन्यूटी चलती रहे और कोई भी जानवर हो वो एक्सटिंक्ट ना हो पाकिस्तान से। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम तमाम जंगली हयात का ख्याल रखें। तो सर, सबसे पहले इससे मुताल्लिक़ बताएगा, ये जो स्नो लेपर्ड्स हैं ये किस नस्ल के हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ऑनलाइन लेने का। मैं बताऊं कि आसान लफ्ज़ों में मैं बता दूं कि इसको हम बिग केट फैमिली में इसका ताल्लुक़ है, स्नो लेपर्ड का। और अगर हम इसका साइंटिफिक देखें तो उसको उनसिया या पैंथरा भी कहते हैं। और फैमिली अगर हम इसकी देखें तो ये लेडी फैमिली में से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन आम फैम अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बिग केट्स नॉर्मली लोग कहते हैं, इसको पुकारा जाता है स्नो लेपर्ड को। स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको ये बताता चलूँ कि ये बड़ा शाइस्ता एनिमल है, शर्मीला सा एनिमल है। और मेरे नोटिस में अभी तक नहीं है कि इसने कभी किसी इंसान को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया हो। नॉर्मली ये 18,000 फीट से अबव, ट्री लाइन से अबव ये रहता है। और अच्छी बात ये है कि ये किसी इंसान को इसने आज तक नुकसान कभी नहीं पहुंचाया। तो सर ये बताएं फिर कौन सा जानवर इनका शिकार बनता है, किसका शिकार करते हैं वहाँ पर? देखिए जी, इसके जो प्रे है उसके अंदर आपके हमारे जो वाइल्ड लाइफ के दूसरे एनिमल्स है, जैसे अंगुलेट्स इसके अंदर हैं, आपके आम फेम में कर रहे हैं कि आइबेक्स है, मारखोर है या और भी वाइल्ड लाइफ जो होते हैं वो इसका प्रे है। और इसकी प्रे को बचाने के लिए ही WWF पाकिस्तान ने 1990s में सबसे पहला कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया था, ताकि वाइल्ड लाइफ बचेगी तो इसको अपना शिकार मिलेगा स्नो लेपर्ड को, और इसकी कंजर्वेशन हो चुकी। और इसी प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने रिप्लिकेट किया, दूसरी NGOs ने इसको रिप्लिकेट किया। और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इस वक्त GB में मोर देन 59 कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एरियाज़ हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। और बेसिकली इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ही यही था कि हम स्नो लेपर्ड के प्रे स्पीशीज़ को कंजर्व करें ताकि इसको कोई परेशानी ना हो। और ये लाइव स्टॉक कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं सर, तादाद भी बता दें, मेंशन कर दें इस वक्त स्नो लेपर्ड्स की तादाद कितनी है? जी, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो स्नो लेपर्ड की जो रिपोर्टेड तादाद है वो इस वक्त 400 से 450 तक है। जबकि अगर हम GB के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो GB में ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जिसकी रिपोर्ट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सर्वेज, वो कोई 200 से 300 के लगभग ये बताया गया है कि ये GB में हमारे पास है।
अरे वाह हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक देख रही हूँ और इतनी खूबसूरत फुटेजेस हैं स्नो लेपर्ड की, और इसका नज़र आना, और इतनी मतलब मेरे ख्याल है कि एक तो मुझे वैसे ही एनिमल लवर भी हूँ साथ में, तो मैं पाकिस्तान में पूछना चाह रही थी कि मुल्क में इस तरह वाइल्ड लाइफ के लिए क्या यहाँ का मौसम, क्या यहाँ का माहौल उनके लिए अच्छा है, इज इट हैप्पी या उनके लिए सेफ है, उसके बारे में क्या बताएंगे? जी, माहौल का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप इसको देखें, क्लाइमेट इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को किसी हद तक डिस्टर्ब ज़रूर कर रहा है, और ये एक इशू हमें यहाँ जीबी में भी फेस हो रहा है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, जहाँ पे इनके हैबिटेट यानी मस्कन जहाँ यहाँ रहते हैं वो थोड़े से श्रिंक होते जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये इशू है। दूसरा जो इनको हम इशूज़ की अगर बात करें इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के हवाले से, तो हमारी जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना है, उनकी हैबिटेट के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट की इंक्रोचमेंट है, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हमें डेफिनेटली फ्यूचर में देखना भी पड़ेगा और इसको हमें एड्रेस भी करना चाहिए। अच्छा, एड्रेस भी करना चाहिए। सर, हम देख रहे हैं मौजूदा दौर हुकूमत में जो जंगली हयात हैं, ख़ासतौर पर इस किस्म के जो जानवर हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत इक़दाम उठाए जा रहे हैं, बहुत काम किया जा रहा है, और हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ख़ास तौर पर इस पर फोकस करते हैं। बार बार उनकी जो पोस्ट है हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर आ रही होती हैं, और वो इसको सराह भी रहे होते हैं, साथ साथ ये कह भी रहे होते हैं कि हम सबको इसका ख्याल भी करना है, टूरिज़्म को भी प्रमोट करना है। इस तरीके से जो पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा दौर हुकूमत में जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है जंगली हयात को, वो जो गुज़िश्ता हुकूमतें रही हैं उससे काफ़ी बेहतर है, सूरत हाल बेहतर हो रही है? जी हाँ, अगर हम देखें तो इन द लास्ट 2 और 3 डिकेड्स चीज़ें बेहतरी की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन स्टिल उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा गुंजाइश है। अगर मौजूदा गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ हमारे पास पहले 4 नेशनल पार्क होते थे, अब रिसेंट वज़ीर आज़म ने 2 नए नेशनल पार्क, 3 नए नेशनल पार्क की अनाउंसमेंट की है जीपी में। ठीक है ना, तो इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त भी हमारे पास 59 से ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एरियाज़ हैं। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से इक़दाम भी कर रही है, इन्फोर्समेंट भी कर रही है, लेकिन आपको पता है कि इम्प्रूवमेंट की हर वक्त गुंजाइश रहती है, और उस पर भी ये फोकस कर रहे हैं। आपके पास आई थिंक के जो गवर्नमेंट का 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम चल रहा है प्लांटेशन का, वो भी किसी न किसी हद तक इन एरियाज़ को, क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट कर रहा है, जो कि इनडायरेक्टली डेफिनेटली हैबिटेट की इम्प्रूवमेंट की तरफ एक कदम है। बिल्कुल हैदर साहब, मैं देख भी रही थी, और जो वीडियोस जिस तरह वायरल हो रही हैं स्नो लेपर्ड की, जो बड़ों को इतना मैस्मराइज कर रहा है, और इतनी खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जिस तरह से स्नो लेपर्ड्स का नज़र आना और वीडियो वायरल होना, बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ इसकी उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, उनको बड़े पसंद हैं ऑब्वियसली टाइगर्स, लायंस एंड लेपर्ड्स, नाउ स्नो लेपर्ड। तो उस हवाले से मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है इस तरह की चीज देखने की। और इसके साथ मैं लिंक कर लेता हूँ, जो हमारे जूज हैं सर, जो सफारी पार्क्स हैं, WWF उनके लिए जो है जानवरों के लिए बहुत काम कर रहा है, खासतौर पर वाइल्ड लाइफ के लिए खुसूसी तौर पर आप लोग काफ़ी इकदाम उठाते हैं, कैंपेन्स भी चलाते हैं। सर, जिस तरीके से बहुत बातें हो रही थी, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो बहुत जिक्र करते रहते हैं इस बात का कि ये जूज को ख़त्म किया जाए और सफारी पार्क्स का आगाज़ किया जाए। आप इंसानों को कैद कर लें उनको देखने के लिए, लेकिन जानवरों को कैद ना किया जाए। इस हवाले से भी WWF कोई इकदाम उठा रहा है, खासतौर पर ताकि जो जानवर हैं, जो जंगली हयात हैं, उन्हें जंगल में ही छोड़ा जाए, जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है। देखिए, दोनों के पर्पस मुख्तलिफ हैं, पहले हमें पर्पस समझना पड़ेगा। डेफिनेटली जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एक इन सिटू कंजर्वेशन होती है यानी ऑन साइट, और एक एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है जो उसके हैबिटेट से हट कर होती है। तो जू वगैरह जो हैं ये भी एक कंजर्वेशन का पार्ट है, और ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। डेफिनेटली WWF सपोर्ट करता है कि नेचुरल हैबिटेट में ही जानवरों को रखा जाए, लेकिन जू की इम्पोर्टेंस भी अपनी जगह है। आई थिंक कि हर एक के लिए पॉसिबल तो नहीं होगा कि वो जाके नेचुरल हैबिटेट में, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी ने चीता देखना है तो वो मेरे ख्याल 18,000 की बुलंदी पे तो शायद बच्चे मूव ना कर सकें, बहुत से एडल्ट्स भी मूव ना कर पाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ कहीं पे, लेकिन जो सफारी पार्क्स बनाए जाते हैं, जो सफारी पार्क्स बनाए जाते हैं हमारे पास है, जैसे आप देखें हमारी कंजर्वेशन जीबी में इस हद तक हो चुकी है कि इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू सी द वाइल्ड लाइफ एनिमल, ही कैन विजिट खुंजराफ नेशनल पार्क। ठीक है ना, तो वहाँ पे उसे नजर आ जाते हैं, खैबर नजर आ जाते हैं, गोजाल में नजर आ जाते हैं। ये साइट सीइंग हो सकती है, और इस पे वर्क भी किया जा रहा है, और
जो हमारी टूरिज्म की पॉलिसी है जो अभी रिसेंटली ये डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर एडवेंचर टूरिज्म की भी वो बात कर रहे हैं और आई होप कि ये चीज़ें इसमें की जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने स्नो लेपर्ड के हवाले से बताया कि इस वक्त किस तरह से उनको प्रिवेंट किया जा रहा है, उनकी किस तरह उनकी नशोनुमा ज़रूरी है, उनका ख्याल किस तरह ज़रूरी है और पाकिस्तान में उनका नज़र आना हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए, हमारे पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ के लिए कितना अच्छा है। तो शाहज़ेब, आज हमने जो है प्रोग्राम में कितनी चीज़ें जो मैं समझती हूँ मेरा टेक अवे है कि पानी का ज़िया से हमें किस तरह बचना है, मेडिसिन को लेकर अगर हमारा ये हाल रहा तो हमारी तो बेसिक से हमें दूर हो जाएगा, हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो उनका हमें कैसे ख्याल रखना, कितना हमें ख्याल रखना है। तो आई थिंक आज के प्रोग्राम में हमने कुछ चीज़ें, मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखना को मुझे मिलता है और आज भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और लेकिन याद रखिएगा कि फेसबुक का जो पेज है सुबह सवेरे पाकिस्तान का, उस पर ज़रूर पानी को अगर आपने रीयूज़ किया हो उसकी वीडियो या उसकी तस्वीर और किसी नए तरीके से भी किया हो तो वो भी शेयर करें, हम यकीनी तौर पर अपने शो में उसको जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल करेंगे। कल तक के लिए शाहज़ेब अहमद माया को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर दुआओं के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल फिर हाजिर हो गया खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।